चलो हाँ जी, चलो जी। एप्लीकेशन ऑफ पेगो में ऑलरेडी हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट भी कर चुके हैं। सो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर आज अब करेंगे, एक 10th जरूर कर लेंगे, एक डिप्रेशन वाला देख लेंगे, 13, 14, 15 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एक्स्ट्रा देखेंगे अगला। तो क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, दो पोल्स हैं इक्वल हाइट के, स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ रोड। इमेजिन करो ये रोड है, तुम्हारे सामने घर के बाहर एक रोड है, रोड के एक इस तरफ पोल है और एक रोड के इस तरफ पोल है, जैसे हमारे यहाँ बाहर रोड है। ओके, तो दोनों तरफ पोल खड़े हैं रोड के साइड पे, और रोड की हमें विड्थ दे रखी है। जरा देखिए डायग्राम में, ये हमारी रोड है, ऐसे क्रॉस सेक्शन, ये रोड का क्रॉस सेक्शन हम देख रहे हैं, और यहाँ पर भी एक पोल है, देयर इज सम पोल और देयर इज अनदर पोल। रोड की जो विड्थ है वो है 80 मीटर। समझ गए ना? ये सड़क है, ऐसे एक इधर पोल है, एक इधर पोल है, ऐसे ही होते हैं दोनों तरफ टोटल रोड की, और पोल की हाइट भी सेम है। मींस अगर मैं ये h मान ले तो ये भी h मान सकते हैं। अब ये कह रहा है कि आप रोड के बीच में कहीं पर एक पॉइंट है, ऐसा तो बोला मिडल ऑफ द रोड, बिटवीन समवेयर, एक का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री पोल पर और एक पर बनता है 30 डिग्री। तो दोनों पोल की हाइट निकाल लें। तो ऑब्वियसली क्योंकि अलग अलग एंगल बन रहे हैं तो पॉइंट का बीच में नहीं है। अब जहां पर 60 डिग्री बना रहे हैं तो वो एंगल पास होगा। मतलब अगर मैं ये पॉइंट मान लेता हूँ रोड के बीच में, तो इस पोल के लिए, पहले वाले पोल के लिए ये एंगल बड़ा होगा। पॉइंट पास है तो एंगल बड़ा होगा, है ना? एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। और इसी पॉइंट P से अगर हम इसका टॉप देखते हैं तो ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। बात समझ में आ रही है? मैं एंगल कैसे ले रहा हूँ, उल्टे मत देना। डायग्राम थोड़ा सा ड्राइंग को भी ऐसा बना के चलो जो उल्टा ले लिया। हाँ, उल्टा ले लिया ना, तभी मैंने ये बात बोली आपको। ऑब्वियसली देखो ना, जो पॉइंट आप पास देख रहे हैं, पास के लिए मैंने कहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होता है। बस अब आपको कुछ नहीं करना, ये आप डिस्टेंस मान लीजिए x है, तो ये बचा हुआ 80 माइनस x हो गया, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना था? 80 था। चलिए अब ट्राइंगल पकड़ लेते हैं दो। फिगर पे पूरा फोकस। इन राइट ट्राइंगल ABP में चलते हैं। ABP में क्या लगा दें? अगेन किसके बीच का रिलेशन चाहिए? परपेंडिकुलर और बेस। 10 से आएगा? यस सर। 10 60 इज क्या? 10 60 इज परपेंडिकुलर h अपॉन x। 10 60 की वैल्यू बताइए कितनी होती है? √3 इज इक्वल टू h अपॉन x, है ना? √3 इज इक्वल टू h अपॉन में x। किसकी वैल्यू निकाला जाता है? h की निकाला जाता है। चलो, व्हाट इज h? h इज इक्वल टू x √3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा ट्रायंगल पकड़ लेते हैं। लॉजिक है, सोचने में दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में चल रहा है कि दोनों ट्रायंगल से h की वैल्यू निकालेंगे और h को क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे। क्यों इक्वेट करेंगे? h से इक्वल है। ऐसा नहीं है, अगर कोई बच्चा ऐसा करना चाहे कि x की वैल्यू निकालकर h में पुट करे, कर सकता है यार। आपने 3rd चैप्टर पढ़ा है, या तो सब्स्टिट्यूशन लगाओ या एलिमिनेशन लगाओ, बात तो एक ही है, मेथड ही तो है वो। इधर वाले ट्रायंगल में चलते हैं। इन राइट ट्रायंगल, क्या नाम है इसका? इन राइट ट्रायंगल DCP tan 60, व्हाट इज tan 60? सॉरी, tan 30, 60 तो ले लिया हमने। इज परपेंडिकुलर अगेन, दैट इज h अपॉन बेस 80 माइनस x। tan 30 इज कितना? 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहां से भी हम h को निकालना चाह रहे ना, तो h को क्या लिखे मैं जल्दी बताओ। पहले आएगा √3h इज इक्वल टू 80 माइनस x। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे थे। और ये आ गया h इज इक्वल टू 80 माइनस x अपॉन √3। इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि दोनों तरफ हाइट सेम है तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों इक्वल कर सकते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर हम इक्वेशन को इक्वेट कर दें तो यहां से भी h की वैल्यू आई हमारे पास, x √3 इज इक्वल टू 80 माइनस x होल अपॉन में √3 को ले जाएंगे, इट विल बी 3x इज इक्वल टू 80 माइनस x, 4x इज इक्वल टू 80। ठीक है, व्हाट इज x इज इक्वल टू 20 मीटर। x बेसिकली वो पॉइंट है P जो यहां से डिस्टेंस है ना? ऑब्वियसली ये 20 है तो वहां का डिस्टेंस कितना होगा? 60। पर हमें तो हाइट भी पता करनी है, डिस्टेंस तो आ गया, हमें हाइट भी चाहिए, तो हाइट के लिए यहां डाल दे। सो h इज इक्वल टू x √3 और h
x आ चुका है 20√3। तो 20√3। कई बार √3 की वैल्यू देता तो मैं बता दूं आपको √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 वगैरह ले सकते हैं। तो ये लगभग 34.6 मीटर आंसर आ जाता है। ठीक है सर क्वेश्चन 1.73 देते हैं 1.73 तो पोल की हाइट भी हमारे पास आ गई है, दोनों पोल्स की हाइट सेम है। और पॉइंट P का डिस्टेंस अगर आप यहाँ मेंशन करना चाहें तो B to P आपका 20 मीटर आया है, और ऑब्वियसली C to P जो 80 - x है दैट इज 60 मीटर होगा। क्लियर? श्योर? चलो नोट कर लो, एक और कर लेते हैं। पूरा हुआ तो कैमरा में थोड़ा ऐसा क्या अब पूरा गया है ना। लो साथ देखो कोई नहीं रुक जाए, को कराता हूँ। 10th के बाद डिप्रेशन वाला कोई क्वेश्चन है। 12th 13th देखेंगे, 13, 14 और 15 ये दो और करेंगे। फिर कुछ एग्जाम्पल भी है, पहले 13 की तरफ चलते हैं। 13 एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। लाइट हाउस समझते हैं? सी के किनारे एक ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना देते हैं जिनका काम क्या होता है, जो भी समुद्र के किनारे में जो भी शिप आ रहा होता है उसको लाइट दिखाना होता है ना। वो ऐसे लाइट ऐसे पूरे एक पर्टिकुलर सेक्टर में फेंकते हैं ताकि वो शिप जो है वो विजिबल हो जाए, उसको भी दिखे कहाँ पर किनारा कहाँ पर, वो टक्कर ना मार दे शोर से, पोर्ट से टक्कर ना मार दे। तो ऐसे ही है, एक हम 75 मीटर लाइट हाउस से देख रहे हैं और सी लेवल से वो लाइट हाउस 75 मीटर ऊपर है। ओके, डिप्रेशन के एंगल बन रहे हैं दो शिप के लिए, एक पर 30 और एक पर 45, और शिप भी एग्जैक्टली पीछे की। अगर ये शिप है एक पहला तो दूसरा उसके एग्जैक्टली पीछे है। और आपसे कह रहे हैं उन दोनों बीच का डिस्टेंस निकालना है। फिगर बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिर से बनाते हैं। 75 मीटर की हाइट हो गई, ये लाइट हाउस की हाइट हो गई, एंड दिस इज सी लेवल, ये सी लेवल है। दिस इज 75 मीटर लाइट हाउस। यहां से आप दो शिप को देख रहे हैं, मान लेते कहीं भी एक शिप है, और डिप्रेशन एंगल देखो, जहां मैंने कहा था कैसे बनेगा, जहां से देख रहे पहले वहां सामने की तरफ ऑब्जर्व करो, और फिर जहां पर ये शिप पे बात, ये ठीक है ना, ये वहां बन जाएगा। ये वाला एंगल हो गया पहला। ठीक है, एक एंगल कितना है आपका, एक एंगल हो गया यहाँ पर 30 और एक है 45। ठीक है ना। तो अगर मान लेते हैं एक शिप में यहाँ पर दिखाऊं थोड़ा से आगे, ये कितना है 30 और ये कितना है 45। एक मिनट, हाँ जी। तो एंगल को मैं आपको ऑब्जर्व करना चाह रहा हूँ। ये देखो एक छोटा एंगल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 30, तो ये कितना हो गया, ऑब्वियसली 30 है ना। ये पूरा बड़ा एंगल है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़ा है, इसका बड़े का ऑल्टरनेट इधर बना लीजिए। ठीक है ना, आपको ये पूरा बड़ा एंगल है ना 45। और अपने वो पुराना लॉजिक भी देखो, जो पॉइंट पास उसका एंगल बड़ा, पॉइंट दूर एंगल छोटा। ये सब चीजें भी क्रॉस चेक करनी है। ठीक है, तो कैसे दिखाना ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ऑल्टरनेट ले ले तो अच्छी बात है। तो ए बी आपका लाइट हाउस हो गया, S1 पहला शिप है, S2 दूसरा शिप है, दोनों एक दूसरे के पीछे एग्जैक्टली बिहाइंड है। बीच का डिस्टेंस इनका कुछ ऐसा गिवन नहीं है, आपसे दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहे हैं, मतलब S1 - S2 बेस निकालना है। क्या लॉजिक सोच रहे हैं, पकड़ना राइट है। मेरा लॉजिक ये चल रहा है, मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं पहले ये डिस्टेंस निकाल दूं बड़े ट्रायंगल में जाकर, फिर ये डिस्टेंस निकाल दूं छोटे ट्रायंगल में, तो सर बड़े डिस्टेंस का और दोनों को माइनस कर दें। एंगल क्या लोगे? बड़े डिस्टेंस के लिए ट्रायंगल के लिए कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, और इस ट्रायंगल के लिए वाला एंगल। लॉजिक सुनिए, इस पहले डिस्टेंस को निकालते हैं BS2। ऐसा नहीं करना कभी ट्रायंगल AS1 S2 पकड़ ले तो पढ़ ही नहीं सकते। ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा लेना होता है हमेशा, राइट एंगल लेना होता है। तो राइट एंगल में या तो आप ये ले सकते हैं ABS1, आइदर यू कैन टेक ABS2, ले आप राइट ले सकते हैं। हम ABS2 लेते हैं बड़े वाला, फिर माइनस कर देंगे। लॉजिक हमें समझ आ गया, हमें ये डिस्टेंस निकालना है, तो हम लॉजिक सोच रहे हैं किस तरह से BS2 निकाले, BS1 और दोनों को 75 हमें वो दे रखा है परपेंडिकुलर, बेस में निकालना है। इन राइट ट्रायंगल ABS2 व्हाट इज 10 30 इज परपेंडिकुलर, दैट इज 75। अब तो इतना समझ गए आप लोग, BS2। ठीक है ना, नाम से दिक्कत लग रही तो जान के लिखा है S1 S2 ताकि शिप्स का थोड़ा आइडिया लगे। 10 30 कितना होता है हम सब जानते हैं,
1/√3 10 60 10 45 10 30 तो याद रख लो इसके लिए 75 upon BS2 and BS2 75√3 is equal to 75/√3 मीटर। ठीक है, क्लियर। अब उसको दूसरे में चलते हैं, कौन सा लेंगे? दिमाग में कभी मत सोचना कि ये ट्रायंगल, अरे ये नहीं ले सकते, राइट ही लेना है, तो इधर वाला चलते हैं, यानी कि इन ट्रायंगल और इन राइट ट्रायंगल, तभी मैं आपका राइट लिखा ABS1। इसमें ये वाला एंगल हमारे लिए काम करेगा, दैट इज 1045 इज परपेंडिकुलर, कौन सा परपेंडिकुलर? अगेन AB 75 अपॉन BS1। 1045 तो बहुत बढ़िया वैल्यू होती है, 1 होती है, तो 1045 जब भी आपके दिया है तो आप 1 लेकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो BS1 कितना हो गया? ऑब्वियसली BS1 1 इधर चला गया 75 मीटर। अब आपको S1 S2 निकालना था, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, तो दैट विल बी 75√3 माइनस 75। इसका भी तरीका देखिए, 75 कॉमन ले लीजिए, आसान तरीका बता रहा हूँ कैलकुलेशन के लिए। √3 माइनस 1 बाहर आ गया, √3 की वैल्यू अगर आपको दे रखे कितनी होती है? 1.73 माइनस 1, 1.73 माइनस 1 कितना होता है? 0.73। 75 इंटू 0.73 करिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, नोट कर लो, या इतना भी छोड़ सकते हैं अगर वैल्यू नहीं, अगर नहीं दे रखी तो यहाँ तक आंसर छोड़ दीजिए। अगर गाय √3 तो ये इस तरीके सॉल्व कीजिए। नहीं दे रखी शायद। हाँ जी, 14 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी में बहुत आते हैं, एरोप्लेन का बना देंगे, बर्ड का बना देंगे, इस तरह क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, बना फिगर तो गिवन है खैर इसमें। एक 1.2 मीटर गर्ल है जो कि एक बैलून को स्पॉट करती है जो हवा में मूव कर रहा है और हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। बैलून ऐसे मूव कर रहा है, ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, मतलब ऐसे एंगल चेंज हो रहा है सिर्फ हॉरिजॉन्टली, यस। और वो गर्ल बैलून को ऑब्जर्व करती है ग्राउंड से 88.2 मीटर, लेकिन वो गर्ल की भी अपनी हाइट है, कितनी है? 1.2 मीटर। तो उसके आई लेवल से वो देख रही है, वो बैलून है, और वो ग्राउंड से 88.2 है, तो मतलब 1.2 गर्ल की हाइट माइनस हो गई। ठीक है ना। अगर यहाँ पर एक गर्ल है और वो गर्ल एक बलून को ऑब्जर्व कर रही है, ऐसे कोई बलून तो 87 मीटर हो गया, ये 88.2 है टोटल ग्राउंड से हाइट, ये वाली हाइट, दिस हाइट इज कितना? ये टोटल 88.2 है, 1.2 है, तो हमारे लिए कौन सी हाइट इंपॉर्टेंट हो गई? ये वाली हाइट 87.0 मीटर, यहाँ तक की हाइट। सर 87 होने वाली, हाँ एक ही बात है ना। ये 1.2 मीटर का गर्ल, ये बैलून है पहली पोजीशन पर, और वो ऑब्जर्व करती है, एंड शी ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। अब इसमें कई बार ये नहीं बताता कि बैलून दूर जा रहा है या पास आ रहा है, तो आपको एंगल समझना है। तो उसने बोला, थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया। इमेजिन करो अगर बोलता है एंगल ऑफ एलिवेशन 70 डिग्री हो गया, 75 हो गया, तो इट मीन्स वो बैलून ऐसे आ रहा है ना। उसने एंगल 30 हो गया, मतलब बैलून अवे जा रहा है। यही क्वेश्चन एरोप्लेन के लिए भी आ सकता है। एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कोई ऐसी भी तो 75 डिग्री अगर होगा तो उसकी वैल्यू दी जाएगी आपको। कोई नॉन कॉमन एंगल होगा तो वैल्यू देगा आपको, तो यही एंगल्स है। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या देखा, उस गर्ल ने देखा बैलून इसी लाइन पर आगे चलते नई जगह पहुंचा, और उसका एंगल 30 डिग्री इधर ही क्यों पहुंचा? ये एंगल से हमें हिंट मिल गया, दूर जा रहा है तो एंगल ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एंड दिस एंगल चेंज टू 30 डिग्री। हमारे लिए राइट एंगल ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है, बनाने को मैं पूरा बना लेता हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहां तक है। ये हाइट हो गई 87.0 मीटर। तो मैं डिस्टेंस निकालना है बैलून का। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाँ बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा। मैं एक बार नेमिंग कर दूं, ये ट्रायंगल है ए, इस पॉइंट का नाम हम बी मान लेते हैं, ये पॉइंट का नाम सी मान लेते हैं, यहाँ डी और यहाँ ई। बेसिकली आपको ईडी निकालना है। तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कैसे कर सकते हैं? कई बार बोलता है यहाँ से ई से लेकर डी जाने में इतना टाइम लग गया, अब स्पीड निकालो। लॉजिक फिर भी वही है, अगर ये डिस्टेंस निकाल लोगे अपॉन टाइम करोगे तो क्या आएगा? स्पीड। एरोप्लेन के क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि मेरे एक एरोप्लेन उड़ रहा है और देखो जमीन पे खड़े खड़े हम एरोप्लेन की स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंगली कैसे? हमने एरोप्लेन को पहले एक एंगल पे ऑब्जर्व करा, फिर हमने दूसरे एंगल पे ऑब्जर्व करा हॉरिजॉन्टल फ्लाइट में, और बीच का हमने टाइम नोट कर लिया, उससे हम उसकी स्पीड का भी अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये सब डाटा हमें गिवन है, ये 87, ये 87।
लॉजिक फिर क्या है, पिछले क्वेश्चन की तरह लॉजिक है। लॉजिक क्या, हमारा दिमाग क्या चल रहा है, हमारा दिमाग कह रहा है कि यार किसी तरह से हमें क्या निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, डीई या बीसी, डीई या बीसी वन ऑफ द सेम। सर बड़े ट्रायंगल निकाल के बड़े ट्रायंगल फिर वही करते हैं, बड़े ट्रायंगल में जाते हैं एसी निकाल लेते हैं राइट एंगल में, और छोटे में से ए बी निकाल लेते हैं, एसी माइनस ए बी कर देंगे, बीसी या डीई आ जाएगा। ये लॉजिक है। और राइट एंगल गिवन एंगल। चलिए चलते हैं। और हाइट हमने 80 ये 1/2 माइनस कर दिया है। तो चलिए पहले बड़े ट्रायंगल चल लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल बड़े वाले का नाम हम देंगे डी। 30 डिग्री एंगल था, ये मैंने मार्क नहीं करा, ये 30 डिग्री है, ये बड़ा वाला 60 है। तो हम चलेंगे डी ए सी में, डी ए सी, सी भी इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं ऊपर वाले का, नीचे वाले में कुछ खास नहीं देना है नहीं। इन राइट ट्रायंगल डी ए सी लेट अस यूज tan 30। What is tan 30? Perpendicular 87 upon base. What is base? AC. √3 क्या बोला आपने? अच्छा 1/√3 वैल्यू बोला था। tan 30 की वैल्यू हो गई आपके पास 1/√3 87 upon AC, which means AC is equal to 87√3 meters. आप कौन सा ट्रायंगल लेना है? सर छोटे वाला नाम क्या है उसका? इन राइट ट्रायंगल ए बी ई क्या लगाएंगे? tan 30। व्हाट इज tan 30? परपेंडिकुलर सर tan 60 लगाएंगे ना, तो सॉरी बड़े ट्रायंगल हो गया ना। tan 60 इज परपेंडिकुलर अगेन बीई जो कि 87 है अपॉन बेस जो हमें गिवन नहीं है, ए बी जो हमें निकालना है। यस, इसकी वैल्यू कितनी है? √3 यहाँ डाल के इधर ले जाएंगे, शिफ्ट करेंगे तो ए बी की वैल्यू पिछली बार की तरह ही सेम से हमारी कुछ वैल्यू है ना, पहले भी ऐसी कुछ वैल्यू आई थी 87√3। क्या करें, दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं। सर मैं अगर 87 कॉमन लेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बैलून जो कि बीसी है या जो कि डीई है, इस बड़ा तो यही है ना, हाँ 87√3 माइनस 87 अपॉन कॉमन √3। कॉमन नेचुरलाइज करके जो भी है आपको खुद सॉल्व करना है, आप सॉल्व करिए, यू विल गेट द आंसर। और मैंने कहा इसमें कई बार आपसे स्पीड का अगर लॉजिक देता है तो जो भी ये डिस्टेंस है और जो भी टाइम दिया जाएगा उससे स्पीड निकाल सकते हैं। थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि डिस्टेंस मीटर में हो, टाइम सेकंड में हो, तो स्पीड मीटर पर सेकंड में हो जाएगी। अगर किलोमीटर और आर का चक्कर हो तो उस पैटर्न से निकालना। आप यूनिट देख लेना कि किलोमीटर सेकंड हुआ तो कन्वर्ट कर दो। हाँ थोड़ा कन्वर्ट कर दो, अच्छा रहता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि किलोमीटर पर सेकंड में स्पीड नहीं आती, पर लॉजिकली थोड़ा सा किलोमीटर और आर दोनों यूनिट्स एक दूसरे के साथ जाती हैं, कोरिलेट करती हैं। क्लियर? नोट करो, निकालो आंसर आपको बताओ। चलो जी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा बाद में देखेंगे। इधर ध्यान दो, एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि फुट ऑफ अ टावर की तरफ जा रहा है, मतलब हाईवे है और जब वो खत्म होता है वहां पर टावर है, बस डेड एंड है समझ लो, और वहां पर एक टावर बना हुआ है। अब एक बंदा ऊपर से टावर के टॉप पे खड़ा है और वो कार को डिप्रेशन के एंगल देख रहा है। पहले देख रहा है 30 पर दूर और फिर देख रहा है 60, मतलब कार उसकी तरफ आ रही है। ऐसा देखने में उसको 6 सेकंड का समय लगता है। आपसे यहाँ पर कार का पूछ रहे टोटल टाइम कितना लगेगा, वो टाइम निकाला जाएगा, फिगर बनाते हैं। तो ऐसा कुछ सिचुएशन है कि एक बंदा यहाँ टॉप ऑफ द टावर पे खड़ा है, ठीक है, और वो एंगल और डिप्रेशन यहाँ पर चलो कार को ऑब्जर्व कर रहा है। डिप्रेशन बोल रहे तो हम उसी तरह दिखाएंगे। यहाँ से पहले उसने नहीं टाइम ही निकाला है, स्पीड को भी रिलेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन से। पहले उसने यहां से कार को देखा एक पोजीशन पर और एक एंगल और डिप्रेशन बना, ये वाला एंगल बनाया कितना 30 डिग्री। इसका ऑल्टरनेट ये, आप डिप्रेशन के केस में डिप्रेशन जरूर दिखाइए पहले। टॉप ऑफ द टावर की हाइट नहीं पता, यहाँ पर हम टावर की एक्स मान लेते हैं। फिर यहाँ से कार आगे मूव करती जा रही है, इस सी पॉइंट से कार ने चलना शुरू करा, से ये नई पॉइंट पर आ गई डी पॉइंट तक, C2 भी मान सकते थे। और अब उसने दोबारा से उसने ऑब्जर्व करा और यहाँ पर कुछ नया एंगल बन रहा था। लेट वो जो एंगल बन रहा है वो एंगल है आपका 60 डिग्री, ऐसा बताया गया। डिप्रेशन बन रहा है तो यहाँ दिखाकर इसका ऑल्टरनेट हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। अब बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, इसमें ये कहा गया कि यहाँ से आने में 6 सेकंड टाइम लगा। अब बच्चे क्या करते हैं, इस 6 सेकंड को लेकर ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। भाई ये टाइम है और ट्रिग्नोमेट्री में आप डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं तो टाइम कहां से आ जाएगा। तो 6 सेकंड का फिलहाल यहाँ कोई यूज ऐसा है नहीं है, फिलहाल तो नहीं है, बाद में क्वेश्चन है कि यहाँ से यहाँ तक आने में, अगर ये ए बी टावर है, बी तक आने में कितना टाइम लगा, ये बताया कि टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम सी डी इज 6 सेकंड लगे हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है टाइम डी टू बी में अब कितना लगेगा।
सेम नहीं आई गेस नहीं लॉजिक क्या, लॉजिक सुनो, लॉजिक समझो। अगर हम ये वाला डिस्टेंस निकाल ले सीडी वाला जैसे पीछे कर रहे और यहाँ का टाइम पता है, बट यहाँ की स्पीड आ जाएगी। बट वो हाइट गिवन थी, हाइट ही गिवन नहीं है। हाइट को भी एच मान लें, कोई बात नहीं। लॉजिक सुनो, अगर हम ये डिस्टेंस निकाल लें सीडी वाला कैसे, BC माइनस BD से, तो ये डिस्टेंस पता है, इस डिस्टेंस का टाइम पता है तो स्पीड आ जाएगी। और पूरी जर्नी में उसकी स्पीड यहाँ से लेकर यहाँ तक यूनिफॉर्म है, तो उस स्पीड का इस्तेमाल करके हम टाइम निकालेंगे। थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा सुन सर, एच को हम इक्वल लिख के इक्वेट कर देंगे, इक्वेट कर देगा, इसकी टेंशन नहीं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस x मान लेते हैं और ये पूरा डिस्टेंस हम y मान लेते हैं। यहाँ से लेकर ये वाला डिस्टेंस हम y और x मान लेते हैं। मेरे दिमाग में लॉजिक चल रहा है किस तरह से y माइनस एक्स निकाल दूं जिससे ये डिस्टेंस आ जाए CD और उससे हम स्पीड निकाल लें। ठीक है, तो सुनिए, y निकालने के लिए फिर वही लॉजिक लगाते हैं, बड़े ट्रायंगल करते हैं। इन राइट ट्रायंगल ABC, व्हाट इज tan 30? tan 30 इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस है यहाँ पर y। tan 30 की वैल्यू बताइए, 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन y। और व्हाट इज y इज इक्वल टू √3h। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं। इन राइट ट्रायंगल कौन सा, ABD, क्या लगाते हैं, tan 60। व्हाट इज tan 60? √3 h अपॉन में x। tan 60 की वैल्यू दिख रहा ना ये ट्रायंगल, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू h अपॉन में x। यहाँ से h कितना आ जाएगा, x √3, नहीं सॉरी मुझे x चाहिए है ना, हमें x चाहिए, x इज इक्वल टू h अपॉन √3। दिस इज सेकेंड। तो लॉजिकली मैंने कहा मुझे CD चाहिए, CD इज नथिंग, इट इज y माइनस x। CD y माइनस x, व्हाट इज y? y इज √3h माइनस h अपॉन √3। ठीक है, यहाँ पर हम एलसीएम लेकर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। एलसीएम इज √3, इट इज 3h माइनस 1h, दैट इज 2h अपॉन √3। दिस इज CD। ये वो डिस्टेंस आ गया 2h अपॉन में √3। अच्छा, तो अगर ये CD का डिस्टेंस है और टाइम पता है CD का, तो लेट अस फाइंड आउट स्पीड। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, ये रहा 2h अपॉन √3। दिस इज डिस्टेंस है ना, अपॉन टाइम। टाइम गिवन था 6, यहाँ यूज कर सकते हो स्पीड के लिए। इसको सॉल्व करते हैं तो स्पीड आ रही है h अपॉन 3√3 यूनिट्स पर सेकंड। कोई बात नहीं, अभी आंसर नहीं आया, ये स्पीड आ रही है। ये स्पीड पूरी जर्नी में सेम है, यहाँ से यहाँ चले कहीं भी चले, स्पीड सेम है। तो अब हमें यहाँ का टाइम निकालना है। हमारा टारगेट था टाइम निकालना dB का। अगर स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब हमें dB का टाइम निकालना तो हमें डिस्टेंस चाहिए dB का, जो कि x है, और स्पीड जो कि कॉमन है, एक जैसी स्पीड है, कितनी है वो, ये रही h और अपॉन 3√3। x की वैल्यू भी ऑलरेडी हमने निकाली हुई है इन टर्म्स ऑफ h, वो डाल देते हैं। तो टाइम फॉर dB इज x की वैल्यू कितनी निकाली हुई हमने, h अपॉन √3। और देखिए ध्यान से h और 3√3, h की कोई टेंशन नहीं, ये कट गया, √3 कट गया, आंसर इज 3 सेकेंड। परफेक्ट, स्मूथ, एकदम कट गया, परफेक्ट। लॉजिकली समझिए फिर से, CD निकाला, डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन टाइम करा, स्पीड निकाल ली। स्पीड हर जगह कॉमन है, यहाँ पर आपको डिस्टेंस पता था, स्पीड निकल गई, टाइम निकाल दिया। क्लियर? यस सर। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के मेन क्वेश्चन हो गए, रिमेनिंग आपको ट्राई करने हैं, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स वो सब हम देख लेंगे। ठीक है, नोट करिए।